मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो दो चीज समझो, हमारा शरीर सब काम ठीक ठाक से कर रहा है तो हम कहते हैं कि स्वस्थ है, और हमारा शरीर जब काम नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं। यही ना स्वस्थ और बीमार की परिभाषा है हमारे सोच के अनुसार से। लेकिन WHO का परिभाषा अलग है। देखिए, WHO कहता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक ठाक कार्य करते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य, हेल्थ कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीनतम काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। इसमें दो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि मानव स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत शर्तें क्या है। तो बड़ा तन्नी को जगह में दे दी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो इतना ही बन के आप निकाल सकते हो। अगर ये 5 नंबर का प्रश्न आ जाए तो जितनी भी पॉइंट है सब पॉइंट को आपको वर्णन करना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे में समझो, हमको एक हेल्थ का परिभाषा दे दिए है। इस हेल्थ के परिभाषा से आप डिजीज का परिभाषा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ठीक उल्टा कर देना कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक ठाक कार्य कर रहा हो तो उसे हेल्थ कहते हैं। अगर पूर्ण रूपेण ठीक ठाक काम नहीं कर रहा हो तो उसे रोग कहते हैं। ठीक, अब पूछेगा अच्छी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है हमको। तो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने रहे इसके लिए जरूरी है उसका सबसे पहला संतुलित आहार। अब संतुलित आहार हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा फूड है जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हो। एक छिपा भोजन नहीं जी, 2-3 छिपा भोजन नहीं, एक कठौता भोजन खा लेने से संतुलित आहार नहीं होगा, बल्कि संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज, विटामिन सब चीज़ों की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हम भोज खाने जाते हैं, चावल दे दिया पत्ता पर तो समझेंगे क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट। दाल दे दिया तो क्या मिल गया, कभी कभी घी भी आ जाता है ना तो कोई कहता है घी नहीं देना होता है तो दालें में घी रख ले है ना, कह देता है। घी रख दिया वसा हो गया। अब सब्जी आ गया तो सब्जी में खनिज पदार्थ भी है, विटामिन भी है। आलू है तो स्टार्च है, आलू है तो स्टार्च है। आलू के साथ और सब चीज़ मिला हुआ है तो सब्जी में तेल भी है, मसाले भी है। तो इस तरीके से मिला जुलाकर सब पोषक तत्व पूरा हो जाता है। ऊपर से हम सलाद भी ले लेते हैं, सलाद ले लिए तो विटामिन से है, गाजर ले लिए तो विटामिन ए है। तो इस प्रकार के भोजन को हम बोलते हैं संतुलित आहार। ऐसा न कि कहीं भोज खाने गए तो बिरयानी है और मटन है ना, तो एक चावल कम में लिया, खाली मटन रखवा का कांटा के कांटा जमा कर दिए, अब पूरा खा के एकदम तंदुरुस्त हो गया, आह बहुत अच्छा भोज था ना। तो क्या उसको संतुलित आहार कहेंगे? खाली क्या खा लिया शरीर में, केवल और केवल प्रोटीन लिया। समझ गए बातों को? तो ऐसा भोजन होना चाहिए कि सभी पोषक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, उसी को संतुलित आहार। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता। अब इसको समझिएगा, हमारा शरीर स्वच्छ रहे, सुबह पर उठने के बाद, शौच से आने के बाद हमारा हाथ प्रतिदिन साबुन से अच्छी तरीके से धोए, प्रतिदिन नहाए, नाखून हमारा प्रॉपर कटे होना चाहिए, अगर बढ़े भी है तो साफ होनी चाहिए। बालों की सफाई, नाक कान की सफाई, अपने शरीर से संबंधित जितने भी, अच्छा हम अपना शरीर को साफ कर ले, कपड़ा गंदा पहन ले तो क्या साफ सफाई में आएगी? तो हमारा शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी वस्त्र है वह सब साफ सुथरा होनी चाहिए। नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है, भोजन, साफ सफाई और तीसरा है नियमित व्यायाम। ये तीन मूलभूत शर्तें हैं किस चीज के लिए? अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। 5 नंबर का पूछे तो अपना मन से इसमें लिख सकते हो ना संतुलित आहार के बारे में।
व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेनी चाहिए, मल शौचालय के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ को धोनी चाहिए, डेली स्नान करने चाहिए, नाखून कटे होना चाहिए, यही सब ने लिखना पड़ेगा इसमें। तो ये बहुत छोटा लाइन दिया है, इस छोटा लाइन से मोटा बना लोगे आप लोग, बस एक चीज खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट है, जब शरीर के एक या अधिक अंगों या अंग तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है। अब बीमार का परिभाषा शाब्दिक रूप से क्या है वो समझिएगा, कि जब शरीर के एक या अधिक अंगों, कोई एक अंग हो या एक से अधिक अंग हो या अंग तंत्र हो का कार्य बिगड़ जाते हैं, तो उसके प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब समझ रहे हो, दो वर्ड, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो उसके लायक, हमारे लायक वातावरण है तो अनुकूल, हमारे लायक नहीं है तो प्रतिकूल। तो इसके शरीर का जो कार्य करना चाहिए उस पर कैसा प्रभाव पड़ा, यानी काम ठीक ठाक करेगा कि नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं उसे हम रोग कहते हैं। अब रोग की परिभाषा समझ गए। अब हमरा है कि चल गए भोज में, खूब ठसम ठस ठूस लिए, मटन खूब ठूस लिए ना, आ घर पर आए तो कहते बाप रे बाप पेट में दर्द है। तो क्या हुआ, पूरा ठूस लिए तो अमाशय में तो ठसम ठस ठूसा गया। अब अमाशय में समझोगे, ये तो भोजन की नली है ना, कहता है कि नली पर लखा लिया है ना, कहता है सब, समझोगे। भोज में गए आ खूब बढ़िया मटन चिकन है ना, यहाँ से छोटी आंतें स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई भोजन की नली और ये हो गया अमाशय, हुआ ना, ये अमाशय की दीवार है। अब खूब मटन मिल रहा है तो चिबा चिबा के यहाँ मटन का टुकड़ा को डाल रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ तक डाल लिए, पेट में तनको जगह नहीं है, और 2 हाथ आगे भी पेट निकल गया ना। अब इसमें तनको जगह है, तो अब इसके आंत से स्राव होता है पाचक रस। क्या स्राव होता है, आंत के दीवार से स्राव होगी पाचक रस, और स्राव होगी HCl, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। ये दोनों मिलकर इसको गलाएगा, पचाएगा, तो अब आगे बढ़ेगा। अब ये पूरा ठूस हम ठूसले है तो इनमें से निकलने देगा ना पाचक रस के, न HCl के, तो ऐसी भोज प्रल रह जाएगा। जब गलेगा नहीं, पचेगा नहीं, आगे की ओर बढ़ेगा नहीं, ऐसी ठस है तो का पेट में क्या हो जाएगा, अभी सड़ने लगेगा, गैस बनेगा, तो लगेगा पेट और बाहर निकल जा रहा है। अब कहेगा बाप रे बाप बहुत कस का दर्द भेल है ना, इनो पियो, टीनो पियो, सीनो पियो, दवाई सुइया सब करवाएगा, तब इसका मुर्गा ठीक ठाक से काम करेगा। ठीक है, इसलिए भोजन कभी क्या करना चाहिए, हमेशा अधपेटा, मतलब जितनी जरूरत हो उससे कोई थोड़ी कम ही खाओ, अधिक बार खाओ लेकिन थोड़ा करके खाओ, समझ गए, बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक के बेर ठूसने वाला के बीमार पड़ जाता है। तो अब उससे जो पेट दर्द हुआ तो खूब खा लिया तो लक्षण क्या प्रकट हुआ, पेट दर्द, इसी को क्या कहेंगे, रोग हो गया है। ये तो सामान खाने पीने से रोग हुआ है। अब रोग को हम और प्रकार के रोग होता है, कोई कहीं गए, हम अभी मेला खत्म हुआ है, मेला में गए, चाट पकौड़ा देखे और मैं देख रहे घोचार के दे रहा है पानी, फुचका वाला सब। हम भी गए, एकदम स्वाद के लिए चटाचट 10-20 को चाप दिए। लड़की सब में ज़्यादा आदत होता है वो फुचका खाने का ना जी, पानी पूरी बोलते हैं ओकरा। हम पटना में एक बार खड़ा थे ना, तो हम गए खाने के लिए ऐसे ही, और उन्हें से कॉलेज की लड़की सब छूटी, वो सब भी आ गई, तो बेचारा हमरा दिया। अब हम एगो को उठा कर मुँह चियारने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हमरा मुँह में घुस ही नहीं रहा है, आ ओकरा सके देखते हैं फटाफट दम चल जाए। 2-4-5 गो हम भी 2 आदमी से थे, वो भी बुजुर्ग आदमी, हम भी तो बुजुर्ग आदमी थे, और नई उम्र के लड़की सब जो आती थी, कॉलेज की लड़की सब सटासट 20-25 को टान दी 2-4-5 मिनट के अंदर में, और हमारा सबसे 5 खिलाए न हुआ।
तो अपने आप को हमारा सबके बड़ा उस समय बेइज्जती लगा था कि रे प्रतिष्ठा चला गया, जल्दी जल्दी पैसा देकर भागे हुआ से तो वो जो खाया तो हो सकता है कि उसके हाथ में बैक्टीरिया हो, बाहर बैक्टीरिया हो, उड़ता पुड़ता कोई जीवाणु जिसको हम नहीं देख पाए होंगे, पानी में गया, सटासट कहाँ चला गया, पेट में। अब वह जीवाणु बढ़ेगा तो ये तो रोग उत्पन्न कर देगा। तो बहुत रोग कई प्रकार के होते हैं, सब रोग को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक होगा संक्रामक रोग और एक होगा असंक्रामक रोग। इसको समझिएगा, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में है सामान्य जुकाम, एड्स इत्यादि। और वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मधुमेह, चीनी का रोग, ओका जोरे खाए से, पिए से, उठे से, बैठे नहीं फैलता है। फिर दूसरा हो गया कैंसर का रोग, ये भी एक दूसरे के साथ बैठने खाने पीने से नहीं फैलता है। तो ये कोई व्यक्ति है, इसके ऐसा फोटो खींचा गया है कि शरीर के बाहर और भीतर सब अंग दिखाई दे रहा है। अब इसके सब अंग, फिजिकल वर्क, शरीर ठीक ठाक से काम कर रहा है, मेंटल वर्क यानी पढ़ाई लिखाई या कंप्यूटर काम भी ठीक ठाक से कर रहा है। तो फिजिकल और मेंटल दो वर्ग को समझ गए। ये पहला वर्ग क्या हुआ, दौड़ रहा है फिजिकल, दूसरा वर्ग क्या हो गया, मेंटल, दिमाग से काम कर रहा है ना, फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से ठीक ठाक काम कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे स्वस्थ। क्या बोलेंगे? इसको देखो, इसको देख रहे हो, पूरा शरीर कैसा हो गया, लाल है ना, यानी कोई ना कोई भूत का पकड़ लिया है। लाल के मतलब क्या पकड़ लिया, भूत। अब इस भूत को मरलावा ना समझेंगे, कोई ना कोई भूत पकड़ लिया। भूत को क्या डिफाइन करते सो देखिए, जेकरा कारण का देखो बार बार नाक बह रहा है तो काम कर पाएगा ठीक से, आज छी छी कर रहा है, काम कर पाएगा, तो इसको हम कहेंगे बीमार और उसको कहेंगे स्वस्थ, ये ना कहेंगे। अब आगे देखिएगा, डिजीज को हम बांटेंगे कितने भागों में, इन्फेक्शन डिजीज और नॉन इन्फेक्शन, संक्रामक और असंक्रामक। ये सर्दी हो गया, आज छी किया, एकरा मुंह में से जितना मुंह और नाक में से बूंदक जो निकला वातावरण में जहां तक गया, जिसके ऊपर पड़ गया, ओकरो 2 दिन के बाद फिर वो आछी आछी करने लगेगा। सामान्य जुकाम का नाम लिए थे, संक्रामक रोग है। जब क्लास में कोई एगो के होगा तो देर हो चाहे सवेर हो, सबको होना ही होना है, फैलती है बड़ी तेजी से और 3-4 दिन के बाद अपने ठीक हो जाता है। अब देखिए, एगो के संक्रामक है ना, अब सब बढ़िया से काम कर रहा है, कैसे फैलेगा, कंप्यूटर पर खूब बढ़िया से काम कर रहा है, आज छींक किया, देखो छींका, इसको आ गया, इससे फिर अब इस छींकने लगा, इससे उसमें गया, तो इस प्रकार से रोग क्या होता है, एक से दूसरे में फैल रहा है। ये कौन बीमारी है, उदाहरण दिए तो जुकाम था और ये एड्स है। यह एड्स भी एक संक्रामक व्यक्ति से दूसरे संक्रामक व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलता है, वही यहाँ बताया जा रहा है। हम आपको अभी बोले थे भूत, ना बताए थे, देखो ये लाल हो गया, तो भूत कौन है जिसको लाल कर देता है, यानी बीमार कर देता है। अब गांव में अखिल खूब भूत खेली चला होगा, दसवीं के समय चला होगा ना, नहीं चला होता कैसा, गांव में हम जाते थे, देखे थे नहर पर 2 दिन खूब मानर बज रहा था। तो वो भूत को नहीं, इस भूत को समझेंगे। पहला भूत क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, फंजाई है, नीचे देखो प्रोटोजोआ है, यहाँ देखिए वायरस है। यानी ऐसा कोई जीव है दुनिया में, अब कोई मर गया से फिर नहीं आएगा, कोई सच्चों में है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसा जीव जो हमारा शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रोगाणु। क्या बोलेंगे, रोग को उत्पन्न करने वाला रोगाणु। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पैथोजिन। देखिए ये सब प्रवेश किया तो शरीर को लाल कर दिया। अभी कौन कौन चीज है, देखिए ये सब है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ईस्ट है, अब कीड़ा है ना, कृमि, पेट में कृमि कभी कभी हो जाती है ऐसे। तो ये सब हमारे शरीर को क्या करता है, बीमार कर देता है।
है ना। सब कोई भी प्रवेश करेगा शरीर में तुम्हारे शरीर को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो ये बाहरी कारक हुआ कि शरीर का आंतरिक कारक हुआ, तो ये सब बाहरी कारक है जो हमको बीमार कर सकते हैं। तो क्या इनसे बचाव जरूरी है कि नहीं है? तो इन सब से बचने के लिए हमें हमेशा साफ सफाई रखनी पड़ेगी। ये सब गंदगी में पाया जाने वाला है, कैसे फैलेगा आगे के टॉपिक में क्लियर हो जाएगी आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक इस टॉपिक को समझने में? ये था आपका, ये जो टॉपिक हम बताए हैं यह था आपका इंट्रोडक्शन कि बीमार क्या है, स्वास्थ्य क्या है, बीमार कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब आइए पहला टॉपिक अब स्टार्ट होता है 7.1 कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, मानव में सामान्य रोग। तो मानव में कुछ होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर भी तो ही ना है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो पहले मानव में रोग पढ़ते हैं। तो अनेकानेक जीव, अभी देखे थे वीडियो में, तो अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआन्स, कृमि, हेलमिन्स आदि शामिल है, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोग जनक या पैथोजीन कहते हैं। अभी वीडियो में देख के आए हैं, कोई दिक्कत इसको? अब देखिए बीमार हमको पढ़ाता कैसे है, तो रोग जनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी समान आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक और प्रक्रियात्मक क्षति होती है और रोग लक्षण को प्रकट करते हैं। अब समझिएगा कि ये जो रोगाणु है, रोग जनक है, ये कई माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये हमारा बॉडी है। अब बॉडी में प्रवेश कर गया आई, जैसे मेला में गए फुचका खाए और उसमें कोई हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है और कृमि भी हो सकता है। हम उसको खा गए तो अवैध हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे घर आते हुए, क्योंकि उसमें उसकी संख्या 1 होगा चाहे 10 होगा, है ना होगा। जब हम घर पर आते हैं तो सबसे पहले जब प्रवेश करता है तो वो अपनी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जैसे उसकी संख्या पूरे शरीर में फैल जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों में हो जाएगा, तब वह हमारा शरीर को खाने वाला चीज जो हम भोजन करते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा से हम अपन बॉडी का अपना काम करेंगे ना, जबरदस्ती उस ऊर्जा को ले लेगा रोगाणु और उस ऊर्जा से वो काम करने लगेगा। तो हमारा काम करने की ताकत मिलेगा नहीं, ना मिलेगा। वही होता है। तो हमारी समान अति आवश्यक क्रिया जो जरूरत है उसमें क्या पहुंचा दिया, बाधा पहुंचा दिया। तो बाधा पहुंचाएगा तो हमारा काम सही ठीक ठाक करेगा, नहीं करेगा तो आकृतिक यानी शरीर के आकार के रूप में भी और प्रक्रियात्मक शरीर को काम करने के रूप में भी क्षति होती है। तो हमारा शरीर का आकारीय रूप में भी क्षति हो सकता है और प्रक्रियात्मक यानी क्रिया के रूप में भी क्षति होगा। उससे जो लक्षण प्रकट होता है तो आकारीय, आकृतिक और प्रक्रियात्मक क्षति के बाद रोग लक्षण प्रकट होते हैं। तो आइए हुआ तो आइए लक्षण प्रकट होगा, संख्या को बढ़ाएगा, हमारे शरीर में आकार को बदल देगा। कोई इन्फेक्टेड चीज खा लिए, चला गया आंत में संक्रमण हुआ, आंत को फैला दिया, लीवर को सूजन कर दिया, ना कर दिया, तो उसका आकृतिक बदल गया। कोई भी अंग की सूजन हो जाती है, फैल जाएगी, फूल जाएगी, तो उसका आकृतिक बदलाव हुआ। और जब उसका आकृतिक बदलाव हुआ तो क्या हुआ, काम ठीक ठाक करेगा, नहीं कर पाएगा। तो आकृतिक और प्रक्रियात्मक दोनों को क्षति पहुंचाता है। उससे जो लक्षण उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। समझ गए? तो रोगाणु कैसे शरीर में घुसता है, काम करता है। तो अब हम एक एक रोगाणु के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, जीवाणुवीय रोग। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन जीवाणुवीय रोग है, तो जो उदाहरण दे ले एनसीईआरटी उसको याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारा बीमारी है, लेकिन 2 चीज को याद रखिएगा, एक टाइफाइड फीवर नाम सुने होगा पहले, और एक है न्यूमोनिया।
इसके बारे में पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर वीडियो से डिस्कशन करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी तक जो पढ़ाई से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, एकदम वन लाइनिंग यहीं पर समझो, घर पर जाकर समझने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार जो पॉइंट अप वाला क्वेश्चन देंगे, केवल ऑब्जेक्टिव वाला और सब्जेक्टिव वाला, उसी को पढ़कर आप लोग का जिसका एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा बन जाना चाहिए। और तुम लोग के पास तो पूरा किताब पढ़ा के आ रहे हैं ना, तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा रोग के बारे में, टाइफाइड ज्वर के बारे में। किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम याद रहना चाहिए, कौन सा जीवाणु? तो सल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। ज्वर मतलब बुखार होता है, समझ रहे हो ना। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित कॉन्टामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। अब सल्मोनेला टाइफी का मुंह कान देखना चाहोगे? देख लो मुंह कान कैसे, कहाँ? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथ, यही सब रोग फैलाता है। हमको मुख्य रूप से दो चीज के बारे में पढ़ना है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी का नाम है सल्मोनेला टाइफी। हमको खुले आंखों से दिखाई देगा कभी? इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यही सल्मोनेला टाइफी है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो टाइफाइड नामक रोग को उत्पन्न कर देता है। देखिए प्रवेश किया कैसे, सबसे पहले ऊपर देखिए, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। ये हमारे शरीर में, एनिमेशन को देखिए धीरे धीरे, ये हमारा बॉडी है कि किताब के अनुसार लिखा है कि संदूषित पानी या भोजन में टाइफाइड का बैक्टीरिया है जो हमको दिखाई देगा। हाथों में टाइफाइड की बैक्टीरिया है, हम देखें साफे तो है, चलना खा लेते हैं, लेकिन जब उसको साबुन से धोने पर भी कहता है कम से कम 2 मिनट तक झाग के साथ इसको बढ़िया से मलते रहिए। ये न कि साबुन लगा लिया उन्हें धो लिए, तो कोई धोने से कोई लाभ ही नहीं हुआ। कोरोना के समय सिखाया था ना, 2 गज दूरी या मास्क है बहुत जरूरी, और उसके साथ भी सैनिटाइजेशन कीजिए हाथों को। लेकिन सैनिटाइजर जो है लगातार कीजिएगा तो उसको कुछ न कुछ भाग तो हमारे सैनिटाइज लगा के कुछ खाने गए तो मेरे पेट में गया कि नहीं गया, तो उसका कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए उस समय सीधा सिखाया था कि जब भी घर से बाहर से घर आइए तो बढ़िया से किसको धोइए? हाथों को धोइए। तो हाथों को धोने के समय कहा था कि टैप वाटर में, यानी नल में, चलता हुआ नल के जल में साबुन को लगाइए, पहले आराम से 2 मिनट तक इसको मलिए, तब धोइए। तब इसमें का जितने भी जर्म है, जितने भी जीवाणु, छोटे छोटे रोगाणु है, वह धुल जाते हैं। तो केवल कोरोना भर ही नहीं, सब दिन के लिए नियम था, सब दिन के लिए नियम अपनाना चाहिए साफ सफाई की। लेकिन कोरोना हमको बहुत साफ रहना सिखा दिया था लोगों को। अब देखिए यहाँ से घुसा, सीधे देखिएगा, भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा। प्रवेश कर गया, काय गो बैक्टीरिया है? 2 या 3 गो है, हो सकता है। ये आया कहाँ पे? छोटी आंत है, ये अमाशय है। ये मैंने कहा तो खूब ठूस ठूस के खा लिया है ना। ये छोटी आंत में पहुंच गया और छोटी आंत में पहुंचकर यहाँ से चल, अमाशय से छोटी आंत में पहुंचा, और छोटी आंत में सब कुछ खाने पीने की चीज होता है, तो अपनी संख्या को कहाँ आगे बढ़ाया? अमाशय में कि छोटी आंत में? और छोटी आंत में से चला गया रक्त में, क्योंकि वहां से भोजन का अवशोषण होता है, तो भोजन वाला पदार्थ के साथ चल गया रक्त में, और रक्त से फिर पूरे शरीर में फैल गया। तो इसका फैक्ट्री कहाँ? छोटी आंत। और छोटी आंत से कहाँ फैल गया? पूरे शरीर में। जब पूरे शरीर में फैल गया तब यह बुखार उत्पन्न करेगा। तो आइए, अगर भोज में खा लिए, गंदा पानी पी लिए, तो आइए बुखार लगेगा? 3 दिन 4 दिन के बाद भी लग सकता है। डॉक्टर साहब पूछे कुछ खाया था ना? हम कहाँ कुछ खाए थे ना, तो पता नहीं कि 4 दिन पहले मेला लगा था, चाहे भोज में खाए थे। तो जब भी यह बीमारी होगी, किसके कारण होगी? संदूषित भोजन और पानी के द्वारा ही प्रवेश करेगा। एक कहानी बड़ा मजेदार है, न्यूज़पेपर देख रहे हो ना, ये जो है, ये महिला को देखिए, इस महिला का नाम है मैरी मेलन, और
ये एक सस्पेंशन है ना, जिसमें सब्जी की फ्राई कर रही है और ऊपर से देखिए कुछ डाल रही है ना, तो कहा जा रहा है कि टाइफाइड को डाल रही है। किसको डाल रही है? टाइफाइड को। इसकी कहानी बड़ी मस्त है, इस महिला की कहानी बड़ी मस्त है, आप लोग को सुना भी थे जनरल क्लास में। हुआ क्या, यह एक पेशे से कुक थी और यूरोपीय महादेश में खाना बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी ट्रेंड महिलाएं हैं, जहां पति पत्नी दोनों जॉब पे है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको घर में झाड़ू पोछा खाना बनाने की फुर्सत नहीं है, तो ये सब जो है से एक आएगी झाड़ू पोछा करने के लिए, एक अलग स्टाफ है, खाना बनाने के लिए अलग है। तो पेशे से कुक थी, आई सभी घरों में जा जाकर खाना बनाया करती थी। लेकिन यह एक बार किसी घर में गई, एक जगह से नौकरी छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम पर गई। उसके घर में जब काम की, 3-4 दिन काम की, तो उस घर का 100 आदमी को बुखार हो गया, जिसमें से कुछ आदमी बचा, 1-2 आदमी मर गया। तो मर गया। फिर एक नया जगह ड्यूटी करने गई, फिर कहीं से काम छोड़कर नई जगह काम पकड़ी, वहाँ गई। तो जब गई पहला बार, तो उसके घर में भी यही घटना घटा, बुखार हुआ और मर गया। डॉक्टर साहब के पास गया, सब जगह। एगो जज साहब के घर में काम पकड़ ली थी, जो पेशे से जज थे। उनका इकलौता पुत्र था और बहुत अपराधियों को अच्छी न्याय देने के लिए उन जज को मान्यता मिला हुआ था, और उनका इकलौता पुत्र था। जब यह उनके घर में गई, तो फिर वहाँ वही घटना घटा, सब बीमार पड़ा, और जो मरा से इनका पुत्र मर गया, इकलौता पुत्र था। अब उनको यह बात का साजिश हुआ कि हो सकता है हमारे बेटा को मारने में किसी न किसी अपराधी का हाथ हो। जज वाला बात, जांच करवा दिए, बैठा दिए इस पे। तो पूरा उसका पोस्टमार्टम सब कुछ हुआ, तो मालूम चला कि जो मरा है यह सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से मरा था, और इसे टाइफाइड नामक रोग था। अब वो पता कर रहा है कि रोग फैलता कैसे है, तो भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। तो अब कहाँ से 1 महीना के अंदर में उनके घर में खाना पीना आया, कौन गया, किसके यहाँ से सब्जी आया, किसके यहाँ से दूध आया, इतना का जांच होने लगा। और जिसके यहाँ भेजा, सबके यहाँ पता लगाया गया, तो कहीं टाइफाइड नहीं फैला था। तो अंत में पूछा कि एक महीना में कोई नई घटना बताइए, तो बोला कि एक नौकरानी तो नई आई है। तो अब इसके बारे में पूछा गया, कहाँ से आई हो, कहाँ जॉब किए हो, तो ये अपना इतिहास बताया। वहाँ जांच टीम पहुँचा, तो मालूम चला कि जहाँ जाती है पहला बार सब जगह बीमारी फैलता है। अब इसको ले जाया गया लैब में। इसको जब चेक किया गया, तो जीता जागता का पास में टाइफाइड था, लेकिन एकरा बुखार उखार नहीं लगता था। यानी यह टाइफाइड से लड़ रही थी। टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी इसको कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन यह जिस घर में जाती उस घर में सबको टाइफाइड फैला देती थी। और जिसको बीमारी से लड़ने का क्षमता था वो तो बच जाता था, और जिसके पास में बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं था वह मर जाता था। तो अब इसको पकड़ के और यहाँ पर इसको सजा हुआ कि तुम आजीवन कभी खाना नहीं बनाओगे। तब उसी समय न्यूज़पेपर में छपा था, इसका नामे बदल दिया था, टाइफाइड मैरी। जहाँ भी जाती है क्या फैलाती है? टाइफाइड फैलाती है। तो इसका नाम था मैरी मेलन। अभी जीता जागता टाइफाइड का वाहक थी, ना कहते हैं ढो रहा है। किसको ढो रहा है? टाइफाइड को ढो रही है। तो बड़ा मजेदार कहानी है। एनसीईआरटी हल्का सा चर्चा किया है, इसमें भी हल्का सा चर्चा होगा। यहाँ पर है, आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलन, इसका उपनाम टाइफाइड मैरी का है। जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है, वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। पूरी कहानी कहे थे ना, ये में इतना ही लिख कर छोड़ा है एनसीईआरटी, समझ गए उसको। अब देखिए, अब टाइफाइड में होगा क्या, लक्षण क्या है उस टाइफाइड का? तो लगातार ऊंचे ज्वर, बुखार कितना पर रहेगा? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। उसको कमजोरी होगा, अमाशय में पीड़ा होगा, चूंकि कहाँ पे संक्रमण फैलाया? अमाशय में। तो अमाशय में पीड़ा यानी पेट में दर्द हुआ, कब्ज बना रहेगा, क्योंकि आंत में तो कौन बैठल है?
आंत में किसका फैक्ट्री बन चुका है? सल्मोनेला टाइफी का। सिर दर्द होगा, भूख न लगना, यह सब इसके समान लक्षण है। जब लक्षण और बड़ा हो जाएगा, जब व्यक्ति की मौत होती है तो आंत में, बहुत मामले में यह इतना हो जाता है कि आंत में छिद्र कर देता है। जब आंत में छिद्र हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये तो हो गया। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। अब किसी के पास टाइफाइड है कि नॉर्मल बुखार है, इसका परीक्षण कौन सा जांच से होगा? विडाल जांच से होगा। क्लियर? टाइफाइड के बारे में और कोई तुम लोग को दिक्कत है तो पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, ये हाथ से मसाला छिड़क रही है ना, तो यहाँ पेपर में लिखा था कि जो टाइफाइड को छिड़क रही है, यही है मैरी मेलन। तो यह बरसों तक, एक दो दिनों तक नहीं, बरसों तक खाना पकाती रही और घूम घूम कर फैलाती रही। किस चीज़ को? टाइफाइड को। इसलिए इसका नाम रख दिया गया था टाइफाइड मेरी। अब देखिए लक्षण क्या क्या हो जाएगा इसका? हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, हो गया। इसकी जांच देखिए, खून लिया, माइक्रोस्कोप से जांच कर रहा है, कौन सा टेस्ट कहलाएगा? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? तो टाइफाइड का जांच कौन टेस्ट से होती है? विडाल टेस्ट से। याद रह जाएगा ना? टाइफाइड किससे फैला? सल्मोनेला टाइफी से। ये अगला बीमारी के बाद में पढ़ेंगे। ये अब निमोनिया पढ़ना हम लोगों को है, दो जीवाणु से होने वाला रोग है। अब इसमें से याद रखने वाला चीज़ ऐसे याद कीजिए कहानी की तरह। जीवाणु से होने वाला एक रोग है जिसको हम बोलेंगे टाइफाइड। इसके रोगाणु है सल्मोनेला टाइफी। यह प्रदूषित या संदूषित भोजन और जल के माध्यम से हमारे अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय से छोटी आंत में पहुंचकर रक्त द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है। जब संक्रमण फैल जाती है तो हमको 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार होता रहता है। इसकी जांच हम विडाल टेस्ट से करेंगे। बस इतना ही पढ़ना है। अब इलाज नहीं करना, इलाज करने के लिए MBBS करना होगा तुमको, समझ गए? जाओगे दूसरे पुस्तक में तो इसको लिखले है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे, 4 दवाइयों का नाम लिखले रहता है, लेकिन वो हमारे लिए काम की नहीं है। हमारा सिलेबस में कहीं काम का नहीं है। जितना है उतना ही लिखना है, इतना ही से नंबर आपका आ जाएगा। दवाई के नाम याद करना जरूरी है। क्वेश्चन जब भी आएगा इसी से आएगा, समझ गए? अब पूछेगा रोकथाम कैसे होगा? तो हम शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी को पिए। अब आइए, एक बीमारी है न्यूमोनिया। यह 2 प्रकार के जीवाणु से हो सकता है। एक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। 2 जीवाणु के संक्रमण से मानव में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है। यह रोग में फुफ्फुस यानी लंग्स, फुफ्फुस माने लंग्स, फुफ्फुसे को हम बोलेंगे फेफड़ा। क्या बोलेंगे? आप लोग के पास में यहाँ मिस प्रिंट होगा तो यहाँ पे हाथ कलम से लिख लीजिएगा। हो सकता है इसमें कहूँ अशुद्धि भी है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो नोट रहता तो हम तो अभी शुद्ध करवा देते। आपके पास नोट है नहीं, लेकिन ये नोट ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो फुफ्फुस लंग्स के वायु कोष्ठ एल्वेओलियाई संक्रमित हो जाते हैं। तो संक्रमण के फलस्वरूप देखिए, संक्रमण यह 2 जीवाणु जो है प्रवेश करता है कहाँ पे? लंग्स। लंग्स के कौन सा भाग? एल्वेओलियाई। एल्वेओलियाई में क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। तो संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है। तरल समझ रहे हो ना? पानी जैसा पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। अब देखिए, ये 2 जीवाणु है यहाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। यह शरीर के और किसी, अब अभी टाइफाइड को देखिए, क्या फेफड़ा को क्षति पहुंचाया था? अभी किसको क्षति पहुंचाएगा? तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर ना है, यही क्या है? फेफड़ा है। इसके अंदर होती है छोटी छोटी कूपिकाएं, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। देखेंगे आप इसको, वीडियो में है। यह फेफड़ा के अंदर क्या है? छोटी छोटी
कुपिकाएं हैं। तो एल्वोलियाई हो गई, तो बाहर से फेफड़ा को देख लिए, अंदर से कुपिकाएं को देख लिए। अब इसका काम को भी समझिएगा। तो इस कोपिकाएं में पहुंच गया, कौन पहुंचा? इस कोपिका में पहुंच गया कौन? या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस समान फेफड़ा है, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें पहुंच गया। पहुंचने के बाद इसमें भर देगा, किस चीज को भर देगा? तरल। देखिए ये नॉर्मल एल्वोलियाई है और ये इफेक्टेड एल्वोलियाई है। तो इसमें भर देगा तरल पदार्थ को। अब देखेंगे इसके काम को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तरल पदार्थ भर जाएगा तो क्या परेशानी हो सकती है? नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। देखिएगा इसके ऊपर ही खून की नली देख रहे हो ना, हरा हरा लाल लाल भी है, तो खून की नली लपेटे हुए है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है बाहरी वातावरण में से O2 को लाना। बाहरी वातावरण में से किसको लाना? O2 को लाना। और इस O2 को बाहर से खून की नली लपेटे हुए है। तो इसमें भरल है अधिक मात्रा में कौन चीज? O2। और कम मात्रा में कौन चीज? CO2। क्योंकि वायुमंडल का हवा है, वही हवा ना हम नाक से लिए फेफड़ा में गया था, वायुमंडल वाला हवा गया। अब वायुमंडल में मालूम है कि ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वही हवा जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम। अच्छा, हमारा शरीर में से जो खून घूम का आ रहा है वो में CO2 हरियरका में अशुद्ध ब्लड में मालूम है कि CO2 अधिक है और O2 कम है। तो ये जो एल्वोलियाई का मेम्ब्रेन है और ब्लड की नली की मेम्ब्रेन दोनों झिल्ली है, ये अलग कोठली में बंद है, वो अलग कोठली में बंद है। समझिएगा, ई वाला झिल्ली हो गया किसका? एल्वोलियाई का। और ई वाला झिल्ली हो गया किसका? ब्लड की नली की। होना गई रक्त वाहिका की, ब्लड वेसल्स की। तो ये दोनों झिल्ली माहे आसानी से आ जा सकता है समान विसरण की क्रिया के द्वारा। कौन? O2 और CO2। कोई रोक तो केकरा नहीं है, लेकिन कंडीशन है हायर कंडीशन टू लोअर कंडीशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब बताओ एल्वोलियाई में से कौन सा गैस भाग जाएगा रक्त में? O2, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन कहाँ अधिक है? एल्वोलियाई में है। तो ऑटोमेटिक ब्लड में क्या चला गया? O2। अब ब्लड में अधिक क्या है? CO2। तो ऑटोमेटिक CO2 कहाँ चला जाएगा? एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। होना गया। तो इस प्रकार जिस ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक थी, फेफड़ा से घूमने के बाद उस ब्लड में अब CO2 की मात्रा कम और O2 की मात्रा अधिक हो गई। इस प्रकार से ब्लड शुद्ध हो जाता है। हो गया। और वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ये क्रिया विधि को समझ गए? काम करने की क्रिया विधि को समझ गए? कोई दिक्कत? अब समझो होता क्या है रे बउआ। अब इसमें ई जब बैठ गया कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एकरा कहूँ देखल ना है आ एकरे दीवार में चिपक का खाना लेगा, खाना खाएगा और खाना खाएगा और यहाँ से जो है संक्रमण पूरा दीवार में चिपक गया, खाना खाया और अपन हानिकारक पदार्थ मल मूत्र को उसी जगह कर रहा है। ठीक, तो मल मूत्र को कर रहा है तो तरल पदार्थ के रूप में, किसके रूप में? अब इसमें भर गया, अब इसमें भर गया हरियर हरियर पूरा तरल पदार्थ। क्या भर गया? पानी भर गया, इसमें पानी जैसा पदार्थ भर गया। अब बताओ इनमें जगह न है तो ऊपर से हवा में प्रवेश करेगा? जब हवा प्रवेश नहीं करेगा तो ये हवा प्रवेश नहीं किया तो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, तो ब्लड का शुद्धिकरण हुआ। तो दिमाग कहेगा कि अरे फेफड़ा तू कथी कर रहा है, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। एक ऊपर से कहेगा प्रेशर 2-4 फैट मारेगा तो फेफड़ा खूब धौंकने लगेगा, यानी तेजी से क्या करेगा? जल्दी जल्दी सांस लो, तू काम नहीं कर रहा, कोढ़िया है। और 2-4 लात जमा दिया। कौन जमाया?
जैसे कोई जौन बन काम कर रहा है, उसका देह में ताकते ना है, अब बैठल है, दोसर खूब काम कर रहा है, 2-4 लाख ताक मलिकवा जमा दिया ऊपर से, तो कोढ़िया कहीं के ये फलना हुआ तक ताम लिया, तू हिये तक बैठल है, अब 2-4 लाख खा को क्या करेगा बेचारा, हाली हाली तामेगा, अब फिर कखनी होगा तो मुरझा कर गिर जाएगा। तो एहो हाली हाली ताम रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हवा को लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हवा को लेने का प्रयास कर रहा है तो हवा तो यहाँ तक पहुँच ही ना रहा है, तो ब्लड में जाएगा। तो ऐसे में पूरे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब समझो ऑक्सीजन की कमी होती है तो होता क्या है, तो ऑक्सीजन चाहिए हमको भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए, मालूम है भोजन ग्लूकोज के रूप में जाता है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एटीपी बनाते हैं, एटीपी को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे आग भी बांटते हो तो बिना ऑक्सीजन कहीं कुछ जलता है। अब अधिकांशतः अभिक्रियाएं किसके साथ होती है, तो ऑक्सीजन चाहिए अभिक्रिया करने के, ऑक्सीजन गया घर तक काम करेगा, सब सेल काम करना ही बंद करेगा। तो पहला कहेगा ब्रेन, सब कहेगा कि पहले ब्रेन को ऑक्सीजन दो, पहले किसको ऑक्सीजन दो, ई ठीक ठाक है तो पूरे शरीर को संभाल लेगा, ई घबराया तो पूरा शरीर गया। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंच जाता है कहाँ पे, ब्रेन में। कहाँ पहुंच जाएगा, और शरीर के बाहरी भाग में से कहेगा ऑक्सीजन खींच लो, का नहीं दो अभी। तो ऐसे व्यक्ति की ओठ, हाथ की जो नखून है ना, तलहत्ती है ना, ये सब काला पड़ जाएगा, ये सब ठंडा पड़ने लगेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, विक्रिया नहीं हुआ तो ये काला पड़ने लगेगा, होठ काला पड़ जाएगा, ये हाथ की तलहत्ती जो भी है काला पड़। देखिए लिख रहा है कि गंभीर मामले में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब होठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर, कैसा हो जाएगा, धूसर से लेकर नीला तक हो सकता है। और उसके बाद तब क्या होगा, कोरोना में यही हुआ था, ऑक्सीजन में कमी हुआ, व्यक्ति मर गया छटपटा कर। लेकिन सामान्य लक्षण क्या से, देखिए इन्फेक्शन होगा तो हो जाएगा ज्वर, क्या हो जाएगा, ज्वर मतलब कथी, बुखार। उसका बाद हो जाएगा इसको ठिठुरन यानी ठंडा लगेगा, हो जाएगा इसको खांसी यानी बार बार खांसेगा, तरल पदार्थ जो भर रहा है फेफड़ा में से उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, बार बार खांसी, कफ खूब बनेगा, खूब फेंकता जाएगा, खूब बनता जाएगा, और सिर दर्द। ये सब किसका लक्षण है, निमोनिया का लक्षण है। यहाँ तक समझ गए कैसे फैल रहा है, कोई दिक्कत है में नहीं ना। अब देखिए इसका प्रसार कैसे होता है, प्रसार क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव, इसी को ना प्रसार कहते हैं। तो निमोनिया फैलने वाला रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कैसे फैलेगा, देखिए स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को अथवा एयरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन के इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। अब यह बीमारी कैसे फैलेगा, जिसको निमोनिया है वो मास्क उसको लगा लेना है, बिना मास्क के हमू पहुंच गए और वो खांस रहा है, उसका खांसी के माध्यम से बाहर छोटा छोटा हम बोल रहे हैं, खूब कस के बोल रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह से छोटी छोटी बूंदक निकल रहा है पानी की, तो उतार खोखी कर रहा है, तो पूरा गला से बूंदक निकल रहा है, वह बूंदक कोई समान व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। या एयरोसोल, ओकर सांस एकर सांस टकरा जाएगा। एयरोसोल मतलब क्या था, एयर मतलब हवा और सोल, तो संक्रमित व्यक्ति का हवा जो छोड़ा, समान व्यक्ति उसको ग्रहण कर लिया तो उसके श्वसन नली के माध्यम से उसके एयरोसोल के द्वारा संक्रमण फैल जाएगा। समझ गए। अब और मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग है। अब केवल दूगो रोग के लक्षण फैलने का कारण कैसे होता है सब समझ गए। किसका किसका समझे, टाइफाइड का और निमोनिया का। कुछ और रोग पूछ सकता है कि जीवाणु से होने वाला और रोग कौन है, तो अतिसार पेचिस जिसको बोलते हैं डिसेंट्री, पेट खराब हो जाना। फिर है प्लेग, डिप्थीरिया, ये तीन गो का जो मेंशन किया गया है एनसीईआरटी, इसको भी याद रखिएगा, अतिसार, प्लेग और डिप्थीरिया। अब यहाँ से पूछे कि बैक्टीरियल रोग कौन कौन है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है, हमको पूछेगा एनसीईआरटी के अनुसार से, तो पहला पढ़े टाइफॉइड,
दूसरा पढ़े निमोनिया, तीसरा है डिसेंट्री, अतिसार पेचिस, चौथा है प्लेग, पांचवा है डिप्थीरिया। ये 5 को याद रखिएगा। हो गया? इसको याद रखेंगे, याद रखोगे ना? टाइफाइड, निमोनिया, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। यह रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? अब आ जाइए विषाणु से होने वाला रोग। अभी हम देखें किसको? जीवाणु को। किसको देखें? जीवाणु को। देखिए अब इसका पूरा लक्षण देखिएगा धीरे धीरे। व्यक्ति को फीवर हो जाएगा, चील ठंड लगेगा, कफ खांसी हो जाएगा, हेडेक यानी सर दर्द हो जाएगा। लक्षण यहाँ पे आया हुआ है। देखिए नीला क्या क्या हो गया गंभीर मामले में? होठ, होठ नीला हो गया कि लिपस्टिक क्या लह रही? ये ऑटोमेटिक बीमारी से लिपस्टिक हो गया ना? इतना बीमार हो गया। अब एक बाद एक जाने का तैयारी है। यमराज का मिस कॉल आ रहा है, कखनी कॉल उठ जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना? यह गंभीर मामले में, एकदम बहुत गंभीर मामले में है। ये सब पहले नीला होने लगेगा। तुरंत ऐसे रोगी को आईसीयू चाहिए। क्या चाहिए? आईसीयू चाहिए। का फेफड़ा में भेजेगा पाइप, उसमें से गंदगी को बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन पहले क्या चाहिए? तुरंत ऑक्सीजन जबरदस्ती दे। अगर फेफड़ा में पूरा भरा हुआ किसी प्रकार से कफ, मुंह में पाइप लगाकर कफ निकालेगा, ये में ऑक्सीजन देगा। समझ गए? निकल गया, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन गया, पूरा शरीर में फैल गया तो व्यक्ति बच गया। नहीं तो धीरे धीरे उसका एक एक अंग सुन्न होता जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन कमी तहाँ सुन्न होता चला गया। आरओ नीचे लगा है ना, एक गिलास है, पानी पिया, रख दिया, तो उसके बार बार कहते एक बोतलों से पानी मत पीना, कहते हैं ना? यहाँ बोतल सब शेयर करते हो। देखो बढ़िया व्यक्ति आया, गिलास उठाया, खंघारेगा, ये ना करेगा, पानी पिया, चला गया, फैला बीमारी। वायरल डिजीज में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सामान्य जुकाम। किताब में एक को बीमारी दिया है, केवल सामान्य जुकाम। इसी को हम याद रखेंगे, कॉमन कोल्ड। फैलता किससे है? तो विषाणुओं का समूह है जिसको बोलते हैं नासा विषाणु, राइनो वायरस। अब समझिए नासा विषाणु क्यों कहा गया? नासा मतलब नाक से संबंधित, अब विषाणु मतलब विषाणु। तो ऐसा विषाणु जेकरा नाक में इन्फेक्शन फैलाता है। कुछ ऐसा विषाणु के झुंड है, समूह है जो नासा में संक्रमण फैलाता है। उन सबको हिंदी में बोल दिए नासा विषाणु, अंग्रेजी में क्या बोले? राइनो वायरस है। तो राइनो वायरस को एक नहीं, उसमें बहुत सारा है। कोरोना उसी का एक सदस्य है। अभी कोरोना जो आया था कोई नहीं है, कोरोना भी उसी का एक सदस्य था जो अब ताकतवर बन के आया था। समझ गए? अब यह खतरनाक क्यों नहीं है यह समझिए। अब कोरोना खतरनाक क्यों हुआ वो भी बताएंगे आपको। तो राइनो वायरस का समूह है, तो उसमें से कोई विषाणु जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है, सामान्य जुकाम फैलाता है। तो मानव में सबसे अधिक संक्रामक रोग कौन है? सामान्य जुकाम। ना सर्दी खांसी हो जाता है, उसी को बोलते हैं सामान्य जुकाम। ये नाक तथा श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। समझ गए ना? नाक से उठेगा, सांस नली तक ही सिमट के रह जाएगा, उससे आगे फेफड़ा में नहीं पहुंचेगा। तो कुछ दिन तक संक्रमण हुआ तो नाक से पानी निकला, श्वास नली से पानी निकला, तो सर्दी हो जाती है, बार बार छींक होती है कस के पानी को निकालने के लिए, खांसी होती है, 3 से 4 दिन तक होती है, फिर खत्म ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब इस राइनो वायरस हमारे नाक और श्वसन पथ को संक्रमित कर देते हैं तो कुछ ना कुछ लक्षण प्रकट करबे करेंगे। तो लक्षण क्या सब है? सामान्य जुकाम के अभी लक्षण है नासीय संकुलता और आश्रव, यानी नजल कंजेशन, नाक में जो है से कबकबाने लगेगा। क्या होने लगेगा? ना मुंह हाथ कबकबाने लगता है सर्दी होता है तो उसी को बोलते हैं संकुलता। जब केकुड़े लगेगा तो कबकबाएगा। और उसके बाद है आश्रव, जब उससे पानी
की तरह पदार्थ निकलने लगता है, तो उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज। समझ गए पहली लक्षण। दूसरी देखिए कंठ दाह, गले में जलन, कंठ में जलन होने लगना, लहर बढ़ने लगता है, बढ़ता है ना, कंठ दाह। स्वर रुक्षता, आवाज भारी हो जाएगी सर्दी के समय ना, फटी आवाज, खांसी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, थकावट होने लगेगी। यह सब लक्षण है जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं, ऑटोमेटिक उसके बाद ठीक हो जाता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि विषाणु के बारे में जानते हैं, न तो इसको सजीव कहा जाता है और न ही निर्जीव कहा जाता है। तो कोई भी दवाई काम करेगा, सजीव जीवों पे ना काम करेगा। ये तो इसी पहले से मरल है, हमारा अंदर घुसा तब नहीं जीवित जैसा लक्षण प्रकट कर रहा है। तो इस पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। उसमें दवाई एस्पिरिन वगैरह थोड़ी बहुत दर्द की दवाई खाकर बर्दाश्त किया जाता है। 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिक हमारा शरीर का सुरक्षा तंत्र इसको मारकर बाहर कर देता है। ये घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, समझ गए। अब यह प्रसार कैसे होगा, प्रसार समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं तब संक्रमण हो जाएगा। या उसके पेन से, ये पेन हम लिख रहे हैं, हमारा सर्दी भी है, कोई दूसरा सर्दी भी है, पेन से लिखे तो उनको हो जाएगा। किताब से, प्यालों से, दरवाजे की मूठ, समझ रहे हो ना, दरवाजे की मूठ से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से, कंप्यूटर के माउस से जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। क्लियर। विषाणु का एगो बीमारी कौन, सामान्य जुकाम। क्लियर। वीडियो देखने की आवश्यकता है इसको, क्या है कि नहीं है, बताओगे तुम लोग। अब आ रहा है, 2 से पढ़ लिए, एक जीवाणु से होने वाला रोग और एक विषाणु से होने वाला रोग। अब पढ़िए प्रोटोजोआ जनित रोग। अब एक और दूसरा रोगाणु है जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। यह फैलाता है हमारे अंदर, बुखारे लगाता है, इसको बोलते हैं मलेरिया। बड़ा बढ़िया है, समझिएगा इसको कि प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटा सा प्रोटोजुआन से मलेरिया नामक रोग होता है। अब बोलो कि मलेरिया को फैलाने वाला कौन प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। किसके संक्रमण से, प्लाज्मोडियम के संक्रमण से कौन सी रोग हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगी। तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां, प्लाज्मोडियम एक बहुत बड़ा जीनस है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज है, यानी प्लाज्मोडियम एक वंश है। कौन चीज है, जीनस को बोलते हैं वंश, और एकरा अंदर बहुत सारा आता है जाति। तो इस वंश की जाति कौन कौन हो गई, तो विभिन्न जातियां जैसे PL प्लय वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। 3 के नाम याद रहेगा, अंतिम में वाइवेक्स, मलेरियाई और फैल्सीपेरम। जोड़ देना है कौन चीज, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के 3 गो वंश के याद रखो, 3 गो खानदान के याद रखे। ये बीमारी फैलाता है, बाद बाकी सब बीमारी नहीं फैलाता है। तो वाइवेक्स, मलेरियाई और फैल्सीपेरम। सबसे बदमाश होता है फैल्सीपेरम। याद, सबसे बदमाश कौन होगा, फैल्सीपेरम होगी। तो विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम यानी सबसे खतरनाक मेलिगनेंट, सबसे गंभीर सीरियस है और यह घातक भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र को समझेंगे। ये तो पढ़ लीजिए, 3 गो वंश हो गया, फैल्सीपेरम, मलेरियाई और वाइवेक्स। सबसे खतरनाक कौन है, फैल्सीपेरम है। अब ये प्लाज्मोडियम है क्या, इसका जीवन चक्र कहाँ कैसा होता है, सो देखिएगा। एक फोटो आपको किताब में भी दिया गया है, एक हम वीडियो भी आपको अभी दिखाएंगे।
सबसे पहले समझिएगा, ये मनुष्य का हाथ है, यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ए में बैठल एगो मच्छर है। तो प्लाज्मोडियम अपन जीवन का चक्र जो है तभी पूरा कर सकता है जब इसको दूगो मिलेगा जीव। ये अपना जीवन का चक्र 2 में पूरा करता है। पहला है इसका मच्छर और दूसरा है मनुष्य। मच्छर और मनुष्य में जाकर प्रवेश करेगा तब एक जीवन चक्र पूरा होगा। तो मच्छर के अंदर भी पाया जाता है और मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। मच्छर के अंदर पाया जाएगा किसी और रूप में और मनुष्य के अंदर पाया जाएगा किसी और रूप में। तो इसका रूप समझ लो, कौन रूप एक शुद्धा है, कौन रूप बदमाश है। किसका? प्लाज्मोडियम का। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। जब संक्रमित मादा एनोफिलिस, अब पूछेगा कि मलेरिया किससे फैलती है, तो संक्रमित कब लगा दिए? जब मादा एनोफिलिस के अंदर कौन चीज पाया जाएगा तब यह संक्रमित हो जाएगी, नहीं पाया जाएगा तो संक्रमित नहीं होगी। तो जब संक्रमित मादा एनोफिलिस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे प्लाज्मोडियम का कौन चीज? जीवाणुज अवस्था, अंग्रेजी में बोलेंगे स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाता है। अब समझिएगा, मच्छर में कौन चीज पाया जाएगा? जीवाणुज। मच्छर के अंदर कौन अवस्था पाया गया इसका? प्लाज्मोडियम का कौन सा अवस्था मच्छर के अंदर? अंग्रेजी में स्पोरोजोइट्स। यह अवस्था खतरनाक होता है। यह अवस्था हमारे अंदर बीमारी को फैलाता है। समझ गए? तो अब देखिए, मलेरिया का परजीवी कौन हो गया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 गो वंश, 3 गो वंश में सबसे खतरनाक फैलसीपेरम। अब वह प्लाज्मोडियम को चाहिए 2 गो होस्ट, 2 पोषी जीव चाहिए उसको पोषने के लिए। एगो में नहीं, 2 गो में चाहिए। यानी एगो के घर में पानी पिएगा तो मन नहीं भरेगा, कहा 2 घर चाहिए ना। एगो मच्छर और एगो मनुष्य, तभी एक संतोष मिलेगा, जीवन का चक्र इसका पूरा होगा। तो मच्छर के अंदर पाया जाएगा स्पोरोजोइट, यही होता है संक्रमित अवस्था। तो प्लाज्मोडियम का कौन सा अवस्था संक्रमित होगा? स्पोरोजोइट्स। बोलिए एक 2 बार, स्पोरोजोइट्स। अब देखिए, जीवाणुज बोलो तब, स्पोरोजोइट्स बोलो तो कोई दिक्कत? तो जीवाणुज संक्रामक रूप यानी स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शंस फॉर्म है। जो बात अभी समझा रहे तो इन्हें लिखा हुआ है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब देखो, ये काटा था हाथ में, तो हाथ में खून को चूसा, तो चूसने के क्रम में एकरा लार में पाया जाता है जीवाणुज। किसका जीवाणुज? प्लाज्मोडियम का जीवाणुज। वह छोड़ दिया मनुष्य के रक्त में, चूसा था अपने पेट में से रक्त में लाइन लगा कि नहीं लगा? तो चूस भी रहा है बड़ी तेजी से, उसमें छोड़ भी रहा है। किसको छोड़ रहा है? अभी जीवाणुज जो है रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में घूम रहा है। तो पूरे बॉडी में सब जगह बउआ गया, घूम गया, कहीं दोस्ती नहीं किया। एक दोष मिला, कौन? लीवर। कौन मिला दोष इसका? किसमें घुसा ये? अब सब जाकर बैठ गया। किसके यहाँ जाकर? यानी कोई भी बॉडी का पार्ट हमको इसको बैठने नहीं दिया, बैठा लिया। कौन इसको? बड़ा दानी बन रहा था ना कि लड़का भूखे बुआ रहा है ना, आओ तो हम कुछ खाना खिलाते हैं, बैठा लिया इसको। अब क्या होगा सो देखिएगा। तो प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये कहता है हम तो कुछ बिगाड़ रहा लिया, हम तो अपने तन्नी गो हती के न रह दखा ली। लेकिन एकरा अगल बगल में जरा खाए पिए से बच रहा है, खाना का चीज से खा कर ये अपना संख्या धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मालूम है कोई भी जीव भले कमजोर हो, आई कमजोर है, जब अपनी संख्या वो बढ़ा लेगा तब क्या करेगा पता है ना? तब लक्षण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो
पहले क्या कर रहा है, चुप्पे चापे अपनी संख्या को बढ़ा रहा है और फिर आरबीसी पर आक्रमण कर देता है। एक कहता है तोरा हम कुछ बिगाड़ लो, तोरा हम कुछ ना बिगाड़ लो, हम हमरा केकरा है दुश्मनी है, आरबीसी से। केकरा से? आ जितना बैठल है एकरे देह में बैठल है, कौन में? यकृत में। आक्रमण कौन पे कर रहा है? आरबीसी पर। तो आरबीसी पर आक्रमण करेगा जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। आरबीसी में घुसा और घुस के उसको क्या कर दिया? फाड़ दिया। अब देखिए फाड़ा क्या, इसमें कुछ बात को छुपा लिया है एनसीईआरटी। यहां से एकरा कहेगा हम तो कुछ बिगाड़ लो ना, बिगाड़ लो, ये आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी है ना। तो आरबीसी में घुस गया और आरबीसी के पास में है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है, वह ना अणु है। तो ये जो स्पोरोजोइट्स था ये घुसा आरबीसी में, आरबीसी के पास में है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को खा गया। ठीक, हीमोग्लोबिन को खा गया, अपनी संख्या बढ़ा लिया, तो आरबीसी फट जाएगा नहीं फटेगा? आरबीसी जो झिल्ली है ये तो फट गया लाल रक्त कण वाला। ये जो है समझोगे प्लाज्मोडियम का जीवाणुज अवस्था घुस गया कहाँ पे? लीवर में। लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाया, लेकिन इसको कुछ धार बिगाड़ अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन बिगाड़ रहा है किसको? आरबीसी के। आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खा गया। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है लेकिन पूरा पचा नहीं पाया और उल्टी हो गया। इसको कुछ खा कर पचा लिया, कुछ पदार्थ उल्टी हो गया। तो उल्टी हुआ जो हीमोग्लोबिन बाहर निकला वह कहलाएगा हीमोजोइन। क्या कहलाएगा? हीमोजोइन। तो जितना हीमोग्लोबिन को खा गया बाहर निकला हीमोजोइन। तो हीमोग्लोबिन को खाकर बाहर क्या निकाल दिया? हीमोजोइन। तो अब रक्त में किसकी संख्या बढ़ जाएगी? हीमोग्लोबिन का घट जाएगा, हीमोजोइन का बढ़ जाएगा। तो हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ के बढ़ने से ही शरीर में कस का ठंडा लगेगा और बुखार हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मलेरिया। समझ गए? अब देखिए तो लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही अविषालु टॉक्सिन पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पर आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर यानी हाई फीवर के लिए उत्तरदायी है। अब रात में बुखार हो गया, सवेरे पर अपने आप ठीक हो गया, फिर काम कर रहा, फिर तीसरा दिन के बाद बुखार लग गया, फिर उसके बाद ठीक है, फिर बुखार लग गया। क्यों हुआ? मालूम चला क्योंकि हीमोग्लोबिन खा गया, शरीर में हीमोग्लोबिन तो है नहीं, फिर हीमोग्लोबिन बनने में समय लगेगा, तब तक इनमें बैठल है कि हीमोग्लोबिन के बनने दो तब हमला करेंगे। जैसे फिर हीमोग्लोबिन बना फिर कूदा। कौन कूदा? जीवाणुज कूद गया और खा गया हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन को खाया और खाने के बाद उसका उल्टी हो गया। क्या उल्टी हुआ? हीमोजोइन। तो फाड़ कर बाहर क्या निकला? रक्त को फाड़ कर बाहर क्या निकला? हीमोजोइन। और हीमोजोइन बाहर निकला तो एक बेर शरीर में बढ़ गया कौन चीज? हीमोजोइन। बस कस कर देह कपकपा गया, अब बुखार हो गया, रजाई उजाई ओढ़ लिए, और 2-3 घंटा के बाद हीमोजोइन पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। पसीना खूब निकला, फिर बुखार क्या हो गया? कम हो गया, बीने पहर ठीक ठाक हो गए। लेकिन वह व्यक्ति कमजोर होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे। अब आगे समझिए, इसको समझ गए इतना कहानी को? इतना में कोई दिक्कत? कहां घुसा, कहां हमला किया? अब देखिए, अब यहां आ गया ना। अब इसका एक अवस्था होता है, यह तो हुआ बीजाणुज अवस्था। अब एक अवस्था होता है युग्मनज अवस्था। देखिए खून में जब जाएगा ये, तो खून में जाने के बाद वृद्धि करके खून में यह अब रूप बदल लिया। पहले था जीवाणुज अवस्था, ब्लड में क्या रूप बदल लिया? थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस अवस्था को हम बोलेंगे गैमीटोसाइट। क्या गैमीटोसाइट।
ई कहलाएगा स्पोरोसाइट। अब समझ गए कि मानव के खून में कौन साइट पाया जाएगा? गैमीटोसाइट। तो गैमीटोसाइट का मतलब गैमीट, कौन चीज होगा? गैमीट। तो गैमीटोसाइट में पाया जाएगा नर गैमीट और मादा गैमीट, जो आम भाषा में बोलेंगे अंडाणु और शुक्राणु। तो पूरे मनुष्य के शरीर में इसका पाया गया गैमीटोसाइट ब्लड में, तो ब्लड में होगा गैमीटोसाइट यानी शुक्राणु और अंडाणु। ये न है शुक्राणु और अंडाणु। तो यह व्यक्ति जिसको बीमारी था, क्या था? बीमारी था, इसके अंदर में, इसके रक्त में पाया गया कौन अवस्था? याद रखिएगा, उसके लीवर में पाया जाएगा बीजाणुज अवस्था, अब ब्लड में पाया जाएगा। तो घूसा बीजाणुज अब बदल गया किसमें? यानी घूसा स्पोरोफाइट जो संक्रमित अवस्था है, अब ब्लड में बदल गया गैमीटोसाइट अवस्था। जब कोई दूसरा मादा मच्छर संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसेगा तो सीधे उसके पेट में पहुंचेगा कौन चीज? अंडाणु और शुक्राणु पहुंचेगा। अब वहां पे जाके दोनों को फिर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। उसके पेट में जाकर क्या हो गया? निषेचन। और यह निषेचन, अब उसके निषेचन के बाद वो बन जाएगा फिर से बीजाणुज। क्या बन जाएगा? बीजाणुज। अब बीजाणुज चला जाएगा ओका लार ग्रंथि में। कहाँ चला जाएगा? लार ग्रंथि में। अब ये मच्छर के अंदर घुस गया बीजाणुज, यही न संक्रमित अवस्था है, यही न संक्रमित अवस्था है। तो प्लाज्मोडियम दो अवस्था से गुजरता है, स्पोरोफाइट और गैमीटोसाइट। स्पोरोसाइट और गैमीटोसाइट। स्पोरोसाइट मच्छर में, गैमीटोसाइट मानव में पाया जाता है। तो गैमीटोसाइट मानव के अंदर अलैंगिक जनन और मच्छर के अंदर लैंगिक जनन। अंडाणु और शुक्राणु को मिलने को लैंगिक जनन कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु मिल किसके अंदर रहा है? मच्छर के अंदर। तो मच्छर में कौन सा जनन करता है? लैंगिक। और मानव में अलैंगिक। तेज विधि कौन होती है, लैंगिक की अलैंगिक? अलैंगिक। तो हमारे अंदर तेजी से संख्या बढ़ेगा, लेकिन मच्छर में तेजी से संख्या नहीं बढ़ेगा, जाकर लार ग्रंथि में बैठल रहेगा। ई मच्छर फिर कोई दूसरा के काटे, ई मच्छर कोई दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो फिर उसको फैल जाएगा कौन सा बीमारी? मलेरिया। कौन सा? तो जब देखेंगे मलेरिया किसी एक कम्युनिटी में होती है, एक समाज में होता है, जांच करवाता है, इसको ही मलेरिया, उसको ही मलेरिया, उसको ही मलेरिया, यानी कि लगातार मच्छर सब संक्रमित हो गया। हमर खून चूस कर तोड़ा हुआ मच्छर काटा, तोरो मलेरिया, इसको काटा, इसको भी मलेरिया। तो जब जांच करवाने जाओगे एक समय ऐसा होता है, जितना खून के जांच निकलता है बुखार वाला के सबके मलेरिए। तो डॉक्टर बिना बुझले समझले देहात के डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ एगो मलेरिया ठूस देता है कि लो मलेरिया भेली होगा तोरा, क्योंकि पूरे जगह फैला होगा, तू छुटल थोड़ी होगा। मच्छर तो कुछ कटवे ना करेगा। तो किससे फैला? ये किससे फैला? मच्छर से फैला। इस कहानी को समझे, इसके जीवन चक्र को समझे। अब देखिए, जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और यह घटना फिर से आरंभ होती। अब उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति को फिर काटती है ना। देखो, जब मानव को काटती है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है मानव के शरीर में, और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। मोडियम, प्लाज्मोडियम का कितने प्रकार के देखिए कौन कौन? बाइबेक्स, मलेरी, फैलसीपेरम। वो जो वायरल वीडियो में देखा था भैंसासुर मौसा वाला, ना देखा था? मौसा ना कर रहा था, तो यही ना था सबसे खतरनाक है। तो यही है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। अब आगे देखिएगा, सबसे खतरनाक कौन है? प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। अब देखिए, हमारे शरीर में उतरनी को दिखाई दे रहा है, मच्छरनी काटी ना। मच्छरनी के मतलब क्या थी? मादा मच्छर काटी, और काटने के बाद देखो छोड़ दिया 4-5 को, छोड़ा ना, घुस गया कहाँ पे? रक्त में। और रक्त के माध्यम से देखिए कहाँ प्रवेश कर रहा है, कौन अवस्था है? स्पोरोजोआइट्स। किसमें पाया गया था?
फीमेल एनोफिलिस मच्छर, ये ना बैठल तनी वो है, ए में पाया गया था। अब यह पहुंचा किसके सेल में? लीवर के सेल में अपनी संख्या को बढ़ाया, कौन सा जनन करते हुए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लिया। उसके बाद यह बन गया कौन अवस्था? मेरोजोआइट। अब लीवर में कौन अवस्था बदल गया? स्पोरोजोआइट से कौन अवस्था बदल गया? मेरोजोआइट्स। अब मेरोजोआइट्स यहाँ से हमला किया किस पे? ब्लड पे। किस पे हमला करेगा? ब्लड पे। किस में घुस गया? आरबीसी में। आरबीसी में मेरोजोआइट बढ़ा, अब बढ़कर आरबीसी को तोड़ देगा। क्या निकाला? हीमोजोइन। क्या बाहर कौन सी निकला? हीमोजोइन भी निकला, साथे साथे ये हीमोजोइन के साथे क्या निकला? मेरोजोआइट। क्या निकला? मेरोजोआइट अवस्था किसका? प्लाज्मोडियम का। अब इसके कारण इसको देखो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना, इतना बुखार लग गया, ये बेचारे के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना, देख रहे हो ना। हाँ, हल्का फुल्का लगल है ऑक्सीजन भी। अब इसको इतना बुखार हुआ कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना। लेकिन देखो रजाई ओढ़ ले, मतलब उसका ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठंडा लग रहा है, मलेरिया का लक्षण है। अब देखेंगे पूरे शरीर में फैल जाएगा गैमीटोसाइट अवस्था। कौन अवस्था? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बताए थे ना। ये तो बीमार पड़ गया, मेरोजोआइट फैला, हीमोजोइन को छोड़ा, बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद इसके रक्त में पाया जाएगा मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे मच्छर को आएगी, फिर यहाँ इसको चूसा, ये समान मच्छर है, संक्रमित नहीं है, चूसे, एकरा अंदर घुस गया। कौन अवस्था? मेरोजोआइट। कौन घुसा? मेरोजोआइट का मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट एकरा अंदर घुस गया। पेट में जाकर देखिए, दोनों निषेचन करेगा, देखिएगा ध्यान से। अब मच्छर के देखिए कहाँ घुसा? पेट में घुसा। कौन अवस्था? पेट में घुसकर दोनों जनन किया। जनन करने के बाद बन गया कौन चीज? स्पोरोजोआइट्स। घुसा गैमीटोसाइट, घुसा कौन चीज? पेट में निषेचन करके बन गया स्पोरोजोआइट। फिर कहाँ चला गया? घुसा गैमीटोसाइट, निषेचन करके बन गया स्पोर। क्या बना? अब यह कहला गया स्पोरोजोआइट्स। स्पोरोजोआइट्स जाकर फिर कहाँ बैठ गया? सिलिबरी ग्लैंड में। अब सिलिबरी ग्लैंड का मतलब उसमें से लार बनेगा, तो अब लार मुंह से बाहर निकलेगा, तो सिलिबरी ग्लैंड से स्पोरोजोआइट्स बाहर निकला कि ना निकला? और जब तक लार्वा नहीं निकलेगा हाथ पर, तब तक सूंघ रोक कर घुसेगा नहीं इसमें। बैठते खून चूस देता है, बैठते वो अपना लेर को चुआती है ना। जैसे इमली देख कर हमारा सबके लेर चू जाता है ना जी, इमली का नाम सुनते मनुष्य के मुंह में लारा जाता है, ऐसे ही हमारे खून को देखते उस मच्छर के मुंह में क्या गया? लार। अब बैठा तनका सानी लार चुआया, तो लार चुअबते हमारा ये पर सुबसुबाहट होने लगती है मच्छर से। क्या होने लगा? सुबसुबाहट। कभी सूर गरैला में, बिना गरैली में मारे चट सीना, हो गया शहीद, ना हो गया? राम नाम सत्य है ओकरा। खून पी चाहे नहीं पी, लेकिन उसका जान चला गया। लेकिन अगर उसके मुंह में स्पोरोजोआइट्स लार में हो, तो इसमें घुस जाएगा ना। तो जैसे छेद किया, हमारा नली में छेद किया, घुसा उसमें और हमारे अंदर डाल दिया। किसको डाला? स्पोरोजोआइट्स का। फिर एक चक्र तैयार हो गया मलेरिया का। कोई दिक्कत है में? आ रहा है समझ में? याद रह जाएगा सब दिन ना वीडियो के माध्यम से। फिर दूसरे व्यक्ति को काटा, फिर से ही चक्र आरंभ हो गया, लगातार आरंभ हो गया नहीं चक्र। मलेरिया खत्म हो गया, हुआ है। फिर प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है अमीबता, एमीबिएसिस। क्लियर? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एमीबिएसिस या अमीबीय अतिसार, एमोबिक डिसेंट्री। अब यह प्रोटोजोआ रहता कहाँ है, कैसे क्या करता है, सो समझिएगा। तो मानव के बृहत आंत्र, बृहत मतलब बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोन
परजीवी से अमीबता या अमीबी अतिसार होता है। अब कुल मिला के इतना ही समझ लीजिए इसमें कि इसके परजीवी का क्या नाम है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। तो जब बड़ी आंत में पाया जाएगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो लक्षण क्या उत्पन्न करेगा, सो देखिएगा। कोष्ठबद्धता, एकरे बोलते हैं कब्ज हो जाना, उदरीय पीड़ा यानी पेट में दर्द होना और पेट में ऐंठन होना, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण है। अब जब वह संक्रमण फैलाएगा आंत में फोड़ा उत्पन्न कर देगा तो उससे निकलने वाला जो रस होगा तो मल के साथ बाहर निकलेगा, तो वह लज्जा टाइप का रक्त सहित बार बार अधिक मात्रा में मल आएगा, जिसको बोलते हैं पेचिस। क्या बोलेंगे, अमीबीय पेचिस भी इसको कहा जाता है, या अमीबता बोलिए या अमीबीय अतिसार बोलिए। इसका प्रसार कैसे होता है सो देखेंगे। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक है। तो अमीबीय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का वाहक कौन हो गया, घरेलू मक्खियाँ। परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत है। अभी किससे फैलेगा, भोजन और पानी के माध्यम से फैलाएगा कौन, घरेलू मक्खी। समझिए कोई एक व्यक्ति कहीं से ले आया कौन चीज, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, उसके मल में पाया जाएगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। उसके मल पर वो मक्खी बैठ गई, या वह मल का थोड़ा सा भी मात्रा किसी भी जल में मिल गया, हमारे पानी पीने के स्रोत में मिल गया तो वह पानी प्रदूषित हो गया। कोई भोजन के स्रोत में मिल गया तो भोजन भी प्रदूषित हो गया। उसको जब स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी, अमीबी अतिसार। 2 प्रोटोजोआ से रोग था, एक मलेरिया, एक एमोबिएसिस या अमीबीय पेचिस बोलो, अमीबीय अतिसार बोलो या अमीबता बोलो। क्लियर, इसका भी थोड़ा सा वीडियो में समझ लीजिएगा। तो लाइटिका देखिए इसमें पाया गया यही है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका सबके पास में होगा जी, बड़ी आंत में पाया जाएगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अभी देखिए इसकी आकृति देखिएगा, इस सब प्रोटोप्लाज्म में इसमें एगो केंद्रक है ना, एक केंद्रक है तब तक कि शुद्धा है, बदमाश नहीं है। वृद्धि करके इसमें 4 केंद्रक वाला अवस्था हो जाता है। देखिएगा इसमें अगर पेट में दर्द है, बीमारी से क्या भेल है, इसको पेट में दर्द भेल है, लहर बढ़ रहा है ना, एकरा पेट में दर्द भेल है। अब यही एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इसके मल के साथ बाहर निकलेगा। अरे उतना महकता नहीं है जो सोच रहे हो, जब पैथोलॉजिस्ट करोगे तो इसको उठा उठा कर टेस्ट करना पड़ेगा उसमें, तो कैसे होगा। अब देखिए इस पर एनिमेशन है, ओरिजिनल मल नहीं है जो महकेगा नहीं। इस पे बैठा कीड़ा, देखिए मक्खी आगे केला पे बैठ गई पानी में, यानी भोजन और पपीता है, केला कोई फल पर बैठा, आई आदमी गया या कूड़ा कचरा में मक्खी है, ये देखिए हाथ धोया बढ़िया से, हाथ धोया, ये कूड़ा कचरा फैलाओगे यहाँ पे बाहर में तो मक्खी बढ़ेगी ना बढ़ेगी। अब समझिएंगे ये कह रहा है पर्सनल हाइजीन, इसको छोड़ देना। वहाँ से बैठ कर जिस भोजन में गया, भोजन में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को डाल दिया और उस भोजन को हम खाएंगे तो हमारे आंत में भी चल जाएगा, और जाने के बाद वो आंत में जो है सूजन कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ पे देखिए होइएगा, आंत को सुजा दिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आंत को सुजा दिया तो आंत में लहर बढ़ेगा और सूजन करेगा तो इसके अंदर से आंत के मांसपेशी को जो है एक तरल पदार्थ निकालेगा, लज्जा, जिसको बोलते हैं सलेसम यानी झिल्ली, लज्जा टाइप का, वह तो निकलेगा एनस के रूप में आ जाएगा एनस में, और यहाँ से मल के साथ बाहर निकलेगा। तो इस व्यक्ति के अंदर आंत का काम है पानी को सोखना, भोजन में से पानी को सोखना बड़ी आंत का काम है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तब जो भोजन है इसमें से उस पानी को सोख नहीं पाएगा, पानी को सोख नहीं पाएगा तो मलाशय तुरंत भर जाएगा, तो उस व्यक्ति को पतला पैखाना होगा कि नहीं होगा,
उस व्यक्ति को हमेशा पतला पैखाना होगा। उस पैखाना में चूंकि संक्रमण है तो इसके द्वारा लज्जा भी निकलेगा, ज़्यादा संक्रमण है तो रक्त भी निकल सकता है, तो बोलते खून जैसा पैखाना होता है। यह किसका लक्षण है? अमीबिये पेचिस का। क्लियर? कोई दिक्कत है में? अब अगला पढ़ो कृमि रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे? कृमि रोग। अब कृमि का मतलब कौन चीज? छोटे छोटे कीड़े जैसी रचना। तो समान, इसमें समान रोग कौन कौन से हो जाएगा? तो समान गोल कृमि, एस्कारिस, फाइलेरियल कृमि, बुचेरेरिया, कुछ ऐसे कृमि है जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। आया इतना समझ में? कौन कौन कृमि है पढ़िए? गोल कृमि, एस्कारिस, फाइलेरियल कृमि, बुचेरेरिया। अब किससे क्या होगा? एक बीमारी है एस्केरिएसिस, एक बीमारी है जो छोटे छोटे बच्चे में सुने होइएगा पेट में कीड़ा हो जाना। अभी हाल फिलहाल मनाई गई थी डिवार्मिंग डे, कृमि मुक्ति उन्मूलन, कृमि मुक्ति दिवस। जो एल्बेंडाजोल की गोली सब बच्चों को स्कूल में, आंगनबाड़ी में या जहाँ भी था एक के डेट में खिलाया गया था, याद है? ताकि सबके अंदर का कृमि क्या हो जाए? मर जाए। उसी को बोलते हैं एस्केरिस्ता या एस्केरिएसिस। वह कैसा है? तो आंत्र परजीवी एस्केरिस, आंत्र परजीवी एस्केरिस। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कहाँ रहता है? आंत में रहने वाला परजीवी है, इसलिए बोले आंत परजीवी एस्केरिस से एस्केरिस्ता या एस्केरिएसिस नामक रोग होता है। अब पूछे कि एस्केरिएसिस किससे होगा? तो एस्केरिस से होगा। किससे होगा? गोल कृमि है एस्केरिस, गोल कृमि है एस्केरिस। इससे होने वाला बीमारी एस्केरिएसिस, अंग्रेजी में एस्केरिएसिस और हिंदी में एस्केरिस्ता। हो गया? नाम बोलने आ जाएगा ना? अब आगे चल, लक्षण क्या हो जाएगा इसका? था आंतरिक रक्त स्राव। चूंकि आंत में इन्फेक्शन डालेगा तो आंत से थोड़ा थोड़ा मात्रा में रक्त का स्राव होगा, इसलिए बोलते हैं आंतरिक रक्त स्राव। पेशीय पीड़ा, जितना शरीर में पेशी है ना, मांसपेशी, उस सब में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और रक्तता, खून की कमी हो जाएगी और आंत का अवरोध भी हो जाएगा। इस रोग के लक्षण है। एक बार देखिए ना, एस्केरिस यही है, बुचेरेरिया वो है। देख लिए? इसमें देखिएगा, एगो बड़का होगा, एगो छोटका होगा। तो एस्केरिएसिस जो है हमारी आंतों में पाया जाने वाला परजीवी है। कहाँ पाया जाएगा? आंत में। अब इसकी संख्या जब बढ़ जाएगी, होने से क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक रक्तस्राव, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। ब्लॉकेज क्या होगा सो देखिए, वीडियो भी दिखाएंगे आपको। वह एस्केरिएसिस जो है पाया, उसका अंडा पाया जाता है मिट्टी में। एस्केरिस का अंडा कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। और यह किसी प्रकार से मक्खी के द्वारा उठा चला जाएगा हमारे भोज पदार्थ में। देखिए इसमें अंडा उठा लिया नहीं, इसके पैर में अंडा उठ गया, ये रख आ गया, सेब पर बैठ गया, बूझा ना सूझा सेब को चपाचप मार लिया ना। मक्खी बैठ रहा है, उड़ा रहा है, खा भी रहा है, देख रहे हो ना? चपाचप खा गया, खाने के चक्कर में शरीर में घुस गया। कौन घुस गया? एस्केरिएसिस। कौन घुसा? एस्केरिएसिस। देखिए घुस गया इसको, मक्खी को उड़ा भी रहा है और खा भी रहा है, तो अंदर कौन घुस गया इसको? एस्केरिएसिस घुस गया। अब एस्केरिएसिस घुसने से क्या हो जाएगा? इसके आंत में संक्रमण हो जाएगा, आंतरिक रक्त स्राव हो जाएगी, आंत ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज का मतलब समझिएगा कि ये आंत है, इसमें खाना पास करेगा। क्या पास करेगा? और जब परजीवी की संख्या अधिक हो जाएगी तो एक के जगह ना परजीवी से घनघना आ जाएगा। तो जब परजीवी ही एक के जगह थल्ले के थल्ले बैठ गया तो एम खाना पास होगा। कभी कभी ऐसा ब्लॉक कर देता है आंत को, ऑपरेशन करके आंत को काट कर हटाना पड़ता है। इसलिए समय समय प्रत्येक 6 महीना पर कुछ हो चाहे ना हो कीड़ा की दवाई खाना चाहिए। आप मिट्टी में काम करने गए, पता नहीं चला, ठीक है, यहाँ घर पर हाथ धो लिए, मेला ठेला बाहर में गए, एक दूसरे से
सटते हुए गए, हवा में उड़ता हुआ मिट्टी भी आया। अब मालूम चला कि ठेला पर समोसा बिक रहा है, अब पानी नहीं मिला, बस उठाए समोसा लिए, गर्मा गर्म हाथों हाथ तो चिबा गए ना किए, तो हाथ में मिट्टी का अंश था, सो खाए कि नहीं खाए। वह अंडा पेट में गया, पेट में जाने के बाद अंडा बदल जाएगा कृमि में, और कृमि में बदल जाएगा तो पेट में कीड़ा हो ही जाएगी, हो जाएगी ना। इसलिए हर एक 6 महीने के बाद कीड़ा की दवाई खानी चाहिए। अब प्रसार कैसे होता है, फैलता कैसे, सो समझिए। इस परजीवी के अंडा संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जी, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। कोई दिक्कत है में? एकदम शॉर्ट, बहुत शॉर्ट नोट बनाए है। अब देखिए अगला बीमारी है, बेचारा के देखिए गोड़ हो गया है, फूल का एकदम पमारा हो गया है ना। गांव समाज में का 2 आदमी दिखाई दे देता होगा ऐसा। समझिए कितना कष्ट है। इस रोगी को बोलते हैं फाइलेरिया, नाम सुने हैं ना। इसी को बोला जाता है फाइलेरियसिस। हाथी लेखा पांव हो गया तो हाथी पांव, हस्तीपाद या सलीपाद, या इसी को बोलेंगे एलिफेंटिएसिस। कागो रोग का नाम समझ में आ गया इसको। अब आइए, बुचेरेरिया ब्रोनकैप्टाई और बुचेरेरिया मलाई 2 प्रकार के कृमि है। ये फाइलेरिया होता है किससे? कृमि से। किससे होती है? कृमि से। यह 2 प्रकार के कृमि है। बुचेरेरिया ग्रुप है, इसमें ये बोले ये वंश है। बुचेरेरिया क्या हो गया? वंश। इसमें 2 जाति है, एक बुचेरेरिया ब्रोनकैप्टाई और एक बुचेरेरिया मैलाई। दोनों को बोलते हैं फाइलेरियाई कृमि, क्योंकि जब शरीर में प्रवेश करता है तो कौन रोग उत्पन्न कर देता है? फाइलेरिया। इसलिए बोलते हैं फाइलेरियाई कृमि। जिनके कारण अंगों में प्रायः अधःपाद, अधःपाद मतलब समझते हो? पैर का नीचे वाला हिस्सा, पैर का नीचे वाला हिस्सा, अधःपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। इस लाइन को समझिए। हमारे पूरे शरीर में 2 प्रकार की नली बह रही है, एक खून की नली और एक लसिका की नली, है ना। तो यह जो फैलता है, यह फैलता है लसिका की नली में। इसका घर कहाँ है? लसिका की नली। अब यह लसिका की नली में जाकर धीरे धीरे उस नली को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और दीर्घकालिक यानी लंबा समय तक चलने वाला शोथ यानी सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो छोटी छोटी नली फूल का बड़ा हो जाता है, तो गोड़ भी फूल गया इसका। अधिकांशतः कहाँ होता है? अधःपाद यानी आधा पैर में, पैर के निचले हिस्से में। एक कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तीपाद, हाथी पाँव या सलीपाद, एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिया कहलाता है। इतना समझ गए। जननिक अंग भी अक्सर, यानी जनन अंग, देख रहे हैं बेचारे का जनन अंग, तो जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से भारी विरूपताएं आ जाती है। ये बेचारा के रूप में विरूप हुआ कि नहीं हुआ? कुरूप हो ना गया। तो फाइलेरिया के वजह से इसका पैर में विरूपताएं आ गई। इसका लक्षण क्या है? तो अधिपाद की लसिका वाहिनियों तथा जनन अंग में धीरे धीरे, केवल नहीं फूलता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ है। क्लियर यहाँ तक लक्षण? अब इसका प्रसार कैसे होता है? तो रोग वाहक मादा मच्छर, फिर कौन मच्छर? सबसे बदमाश ये ना है जी, फैलाने वाला कौन है? मादे मच्छर है। जब किसी, क्यों काटता है पहले बता चुके, मादे क्यों काटती है, नर कभी नहीं काटता है। थोड़ा जो काटे आएगा से मादा ही होगा, नर नहीं होगा। अब समझ बताते पहले, रोग वाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं और धीरे धीरे कौन सा रोग हो जाएगा? फाइलेरिया हो जाएगा। समझ गए इसको? फाइलेरिया में कोई दिक्कत? अब आइए दाद। कौन सा रोग? नोचनी, दिनाव, कलकल, नाम सुने हैं ना, उसी को बोलते हैं दाद। ये किससे होने वाला रोग है?
कवक से होने वाला रोग है। किससे? कवक से होने वाला रोग है। अभी तक देखो कौन कौन चीज के बारे में पढ़ लिए? जीवाणु के बारे में पढ़ लिए, विषाणु से होने वाला रोग के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पढ़े, कृमि से होने वाला रोग पढ़े। 4 गो पढ़ लिए। अभी 5वां कौन चीज है? कवक। अब कवक के देखो कौन कौन वंश है एकर? माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन आदि वंश के अनेक कवक दाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। यह संक्रामक क्रह है। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही समान है। आसानी से हर एक कोई भी व्यक्ति कहे कि हम कभी कवक का शिकार नहीं हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा संक्रमण या बड़ा संक्रमण कभी न कभी किसी को जरूर हुआ है। नोचनी तनका हो चाहे बड़का गो हो, दिनाय छोटा हो दाद या बड़ा हो, लेकिन सबको आज कभी न कभी एक बार सामना करना पड़ा है। वास्तविक सच्चाई है। इसका लक्षण क्या होगा? कवक घुस जाएगा तो शरीर के विभिन्न भाग जैसे त्वचा, नाखून और शिरोवल्क, शिरोवल्क समझ रहे हो ना, पर सूखी सल्की बिछतिया इस रोग के प्रमुख लक्षण है। जहां होगा तहां का चमड़ा जो है शुष्क हो जाएगा, सल्की हो जाएगा, मछली के चोइटा के जैसे निकलने लगेगा उस जगह से। तो सल्की का मतलब चोइटा। अब जहां पे होगा संक्रमण होगा तो इन बिछतियों में तेज खुजली होती है। उष्मा और नमी इन कवकों के त्वचा के वलनों यानी फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पादुंगलियों के बीच पनपने में मदद करता है। कवक कहाँ अधिक पनपता है? जहाँ उष्मा यानी गर्मी होगी और जहाँ नमी होगी। गर्मी और बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है, ठंड के दिन में नहीं फैलता है क्योंकि गर्मी होती है। और 2 चमड़े की फोल्ड जहाँ पे होंगे ना वहाँ पे इसको वृद्धि ज़्यादा करता है। समझ गए बातों को? अब प्रसार कैसे होता है? तो दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलिया, कपड़ा या कंघे तक से प्रयोग से हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? दाद को देख लिए। अब दाद को जब भी देखिएगा किसी व्यक्ति में आता है जब दाद, तो एक छोटी से दाने की तरह आती है। अब आप भी संक्रमण को समझिएगा। एक छोटा सा कवक आएगा और चमड़े के किसी हिस्से में बैठ जाएगा, बैठेगा। कवक जो है अपने खाने के लिए लार, फिर वही शब्द बोलेंगे लार, चूंकि यह इसके पास में पूरा शरीर नहीं होता है तो अपने शरीर के अंदर से एंजाइम को छिड़केगा। तो ये अपना एंजाइम के अगल बगल में छिड़केगा तो चमड़े में सुबसुबाहट उत्पन्न करेगा। सुबसुबाहट उत्पन्न किया तो हम तो नखून से खरोच दिए एकरा, ठीक। जैसे ही खरोचे तो घुस गया हमारे चमड़ा की पहली परत में और वहाँ से खाने लगा। अब एगो से कागो बना 2 गो, अभी दोनों मिलकर फिर सुबसुबाया, फिर नोचे, फिर खाया पिया, अब बना 4 गो। अब इस तरीके से नोचते जाएंगे, हम खाना खिलाते जाएंगे। पहले तन्नी गो ऐसा रिंग बनेगा, बन गया रिंग। अब जितना रिंग बनेगा इसका भूख लगेगा तो एंजाइम को छिड़केगा, एंजाइम को छिड़केगा तो हम खुजली करेंगे, और खुजली करेंगे तो यहाँ त्वचा टूटेगा ना, सेल टूटेगा तो का खैला मिलेगा, तो फिर ही वृद्धि करेगा। धीरे धीरे बढ़ कर यह इतना बड़ा हो जाता है, लगातार ही बढ़ते जाएगा। अब बढ़ेगा तो अंदर में चिकना होता है, अब बाहर की ओर दाना दाना निकलता है। जितना अधिक संख्या में बढ़ता जाएगा खुजली बड़ी तेज उत्पन्न होती जाएगी। जिसको होता है कभी खूब खुजलाने का मन करता है, एक बार नोचना स्टार्ट कर देता है तो खून काहे न हो जाए, लेकिन वो नोचना ही नहीं छोड़ता है। समझ गए? क्योंकि वह किसके आवेश में हो जाता है? कवक के आवेश में हो जाता है। इससे बचने के लिए समान चीज है। अच्छा, जकरा दिन आए भेल है वो तौलिया रुमाल यूज कर लिया है, उस जगह पे दूसर व्यक्ति के देगा, उसको भी फैल जाएगा। उसके बिछावन पर सोने से फैल जाएगा, उसके कपड़ा को यूज करने से फैल जाएगा। तो इसलिए इसका प्रसार के लिए जिस व्यक्ति के पास में ये सब रोग है उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। समझ गए?